हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अर्थशास्त्र का एक टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। व्यष्टि और समष्टि की अगर हम बात करें तो व्यष्टि का मतलब होता है माइक्रो। ठीक है, व्यष्टि का मतलब होता है माइक्रो। और वहीं अगर हम समष्टि की बात करें तो इसका मतलब होता है मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा। ठीक है, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। आप अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो अब एक एक करके हम इनको स्टडी करते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो जो भी अभी बात करी हमने कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि की अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं छोटा, यानी कि सूक्ष्म। देखो, चाहे आपसे व्यष्टि हो या फिर सूक्ष्म लिखा हुआ आए, है ना, बात एक ही होती है। इसका मतलब होता है छोटा। तो इसमें हमारे पास किस चीज की स्टडी होती है या फिर किस चीज की समस्या को हल करने के लिए हम करते हैं यहाँ पर इसको अप्लाई, कि एक इकाई की बात करें हम या फिर अर्थव्यवस्था के किसी एक भाग की बात करें हम, वहां पर व्यष्टि अर्थशास्त्र को जो है अप्लाई किया जाता है ना। और समष्टि को जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पर एक बड़ी लेवल की प्रॉब्लम होती है हमारे पास। जैसे कि हम पूरी अर्थव्यवस्था की स्टडी करें, है ना, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं हम, या फिर हम एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात करें, उनको समझने की कोशिश करें, तो उसको हम समष्टि के अंतर्गत स्टडी करते हैं। वही अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ कि अगर हम उत्तर प्रदेश की कंपैरिजन में किसी एक क्षेत्र की बात करें हम, है ना, जैसे कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम, तो जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या हो गई, वो हो गई माइक्रो लेवल की, है ना। और उत्तर प्रदेश को अगर हम बेस बना के स्टडी कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा मैक्रो लेवल का। ठीक है, वहीं और आगे अगर हम पढ़ने की देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो एक इकाई का अध्ययन करता है, या फिर हम बात करें एक व्यक्ति की बात करता है ये, या फिर एक उद्योग की बात करता है। ठीक है, उसको हम जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। यानी कि एक इकाई के भाग या फिर एक से अधिक इकाइयों के छोटे-छोटे समूह की बात करें, यानी कि स्मॉल स्मॉल ग्रुप की बात करें ये। यहाँ पर स्मॉल ग्रुप्स की बात करी जा रही है तो वो भी हमारा जो है व्यष्टि के अंतर्गत ही कवर किया जाता है। और अगर हम बात करें व्यष्टि को, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना माइक्रो, तो माइक्रो शब्द जो है वो माइक्रोस का अर्थ होता है माइक्रो, यानी कि छोटा। एक व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के व्यवहार से संबंधित होता है, यानी कि एक व्यक्ति के जो आर्थिक संबंध, यानी कि उसका कैसा व्यवहार रहता है ना, उससे, यानी कि वस्तु की बात करें वहां पर, चाहे सेवाओं की कीमत निर्धारण की बात करें, तो आपको एक सिंपल सा याद रखना है कि जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं ना, तो व्यष्टि में हम कीमत का निर्धारण करते हैं, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की कीमत को डिसाइड करना, वो वो यहाँ पर स्टडी करा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। इस प्रकार इसे मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आप याद रख सकते हैं व्यष्टि को हम क्या बोलते हैं, मूल्य सिद्धांत। मूल्य सिद्धांत क्यों बोलते हैं हम, क्यों, क्योंकि इसमें हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, है ना, प्राइस डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, प्राइस को डिसाइड करने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। तो इसलिए इसको हम मूल्य सिद्धांत भी कह सकते हैं। वहीं सूक्ष्म की हम और आगे स्टडी करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति, फर्म, घरेलू कार्य आदि की जो नीति निर्धारण में सहायक होता है ये। क्यों, क्योंकि देखो, जब हम किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहें, है ना, उसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं, किसी फर्म की पॉलिसी बना रहे हैं, किसी घरेलू काम के लिए हम अगर कोई पॉलिसी बनाए, पॉलिसी बनाने का मतलब क्या होता है, आगे हमें कोई काम कैसे करना है उसके लिए आज ही कोई एक तरीका देख लेते हैं ना, उस चीज की बात कर रहे हैं। तो वो क्या है, ये हमारे स्मॉल लेवल की प्रॉब्लम्स है ना, छोटे लेवल की प्रॉब्लम्स है। तो इनको जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही कवर होता है। जैसे कि प्रोडक्शन करना हमें किसी चीज का, है ना,
उपभोग करना है, यानी किसी वस्तु को कंज़्यूम करना, उपयोग करना है उसका। हमें किसी वस्तु का प्राइस डिसाइड करना है, किसी सर्विस का प्राइस डिसाइड करना है। हमें मज़दूरों की मज़दूरी दर क्या रहेगी, उस चीज़ की बात करें तो ये ज़्यादा बड़े लेवल की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए हम व्यष्टि का ही उपयोग करके इसको जो वो सॉल्व आउट कर लेते हैं। वहीं अगर हम इसके अध्ययन के उद्देश्य की बात करें तो जैसे उत्पादन करने की बात हमने अभी देखा है ना, विनिमय करना, विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना। एक्सचेंज मतलब चाहे तो वो एक्सचेंज हमारा किसी प्रोडक्ट का हो, है ना? यानी कि वस्तु देकर पैसे लेना या फिर वस्तु देकर वस्तु लेना, कुछ भी हो सकता है। वस्तुओं के वितरण के व्यवहार से भी संबंधित होता है ये, है ना? तो वो सारी चीज़ें हमारी व्यष्टि में आती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की और बात करें हम आगे तो व्यक्तियों के व्यवहार प्रारूपों प्रारूप मतलब जो फॉर्मेट होता है। अब कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, है ना? फर्म की इनकम क्या रहेगी? कैसे फर्म अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगी? कैसे उसकी जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की क्षमता है ना? वो डिसाइड करेगी वो। कैसे ओवरऑल अपनी कैपेसिटी को वो बढ़ा सकती है, उस प्राप्ति पर जोर देगी वो, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमारी व्यक्ति के अंतर्गत ही आ जाती हैं। अब अगर हम इसको और आगे स्टडी करें समष्टि की, तो समष्टि में हम क्या देख रहे हैं कि जो पूरे देश की समस्या है ना? जो पूरे देश की समस्या है, जैसे कि इसको हम समष्टि को बोलते हैं ग्रीक शब्द यानी कि माइक्रोस से लिया गया है, जो कि मैक्रो से लिया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। यानी कि समष्टि का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है? इस शब्द का प्रचार जो है ब्रिटिश अर्थशास्त्री लॉर्ड जॉन मेनार्ड कीन्स ने किया था। इनकी पुस्तक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में लिखी गई थी। उसमें इन्होंने इसका ज़िक्र किया था और वहाँ पर इन्होंने स्टडी करी थी कि 1929 की महान मंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन आया था उस समय, है ना? मंदी जो होती है ना, उस समय की बात है। तो अर्थशास्त्रियों ने जो इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने विषय को नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया था, जो कि चहुमुखी था, मतलब सब जगह ये परेशानी थी। तो इसलिए इसको स्टडी करने में हमने क्या देखा था वहाँ पर कि इसे आय और रोज़गार सिद्धांत भी हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम किसी व्यक्ति की इनकम की बात करें, है ना? इनकम लेवल की बात करें या फिर हम बात करें रोज़गार की, है ना? एम्प्लॉयमेंट। तो रोज़गार की अगर हम बात करें तो ये एक व्यक्ति की प्रॉब्लम थोड़ी है ना? ये तो एक से ज़्यादा व्यक्तियों की प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए हम इसको माइक्रो के अंतर्गत कवर करते हैं, है ना? एम्प्लॉयमेंट हो, इनकम लेवल हो, ये सारी चीज़ें हमारी मैक्रो में आती हैं। समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो सभी आर्थिक क्रियाओं का समग्र विश्लेषण होता है। देखो, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, अगर हम एक बंदे की बात कर रहे हैं, इस एक बंदे की बात कर रहे हैं तो ये माइक्रो होगा, है ना? और जहाँ पर हम कई सारे बंदों की बात करते हैं जैसे ए, बी, सी, है ना? तो इन सब की बात जब हम करते हैं, इन सबको स्टडी करते हैं हम, तो ये हमारा मैक्रो के अंतर्गत कवर होता है, ठीक है? जिससे आर्थिक प्रणाली का पूर्ण चित्र प्राप्त हो सके, जहाँ पर हम फुल स्टडी करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ का एनालाइज़ करना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम जो आर्थिक प्रणाली को बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है? और वहीं अगर हम बात करें और बड़े पैमाने पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, भई आर्थिक समस्या इकोनॉमिक कंडीशन की अगर हम बात करें, इकोनॉमी को स्टडी करना चाहें, तो ये भी वही बिग लेवल की प्रॉब्लम होती है ना? जहाँ पर हम उत्पादन हो, प्राइस लेवल हो, यानी मूल्य स्तर हो, रोज़गार एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इस घटक अर्थव्यवस्था में एक साथ कार्य करते हैं। देखो वहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे थे? केवल उत्पादन हो या फिर प्राइस डिसाइड करने की बात थी। लेकिन जब इन सारी चीज़ों को एक साथ लेके स्टडी करेंगे हम, तो कहीं न कहीं वो हमारे जो वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कवर किया जाएगा। जो कि यह व्यक्त करता है यानी यह बताता है हमें कि परस्पर निकट संबंध है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ उत्पादन की, है ना? उत्पादन की अगर हम बात करता हूँ, तो कहीं न कहीं उत्पादन क्या आपके प्राइस लेवल से वो नहीं है, मूल्य स्तर से संबंधित नहीं है क्या? कि क्या किसी भी चीज़ का प्राइस रखा जाएगा? क्या अगर हम उत्पादन की बात करें या फिर मूल्य स्तर की बात करें, तो ये रोज़गार से संबंधित नहीं है कि व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा? अगर हमारा प्रोडक्शन लेवल, उत्पादन लेवल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा तो रोज़गार वहीं जाएगा इससे, है ना? तो ये सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं फैक्टर जो है वो एक-दूसरे से मिले-जुले होते हैं।
है ना? एक-दूसरे से अटैच्ड होते हैं। जब तक एक काम नहीं होगा जब तक दूसरा काम नहीं हो सकता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के इन सभी घटकों को शामिल किया जाता है। गृहस्थ की बात करें हम या फर्म हो या सरकार हो या फिर विदेशी क्षेत्र हो, सारी चीज़ों को जो है शामिल इसमें किया जाता है। कि समष्टि में और क्या हम बात कर सकते हैं जैसे कि बाज़ार व्यवस्था हो गई हमारी, इनकम टैक्स की प्रणाली हो गई कि कोई भी सरकार जो है टैक्स लगाती है ना, कोई बजट पॉलिसी है समय-समय पर जो बजट आता है वो कैसे डिसाइड किया जाएगा, है ना? मनी सप्लाई की हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं ये क्या करते हैं कि लोन का रेट बढ़ा दिया जिससे कि लोग लोन कम लें, है ना? तो उससे क्या होता है, वो सप्लाई लेवल में आ जाती है। वहीं अगर दिखता है इनको कि मार्केट में पैसा कम है ना? तो ये क्या करते हैं, लोन का रेट जो है वो कम कर देते हैं। कम करने से लोग जो है लोन ज़्यादा लेंगे तो मार्केट में पैसा जाएगा, है ना? वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। वहीं ब्याज रेट की मजदूरी दर, रोजगार, उत्पादन के प्रभाव का विश्लेषण इसमें जो किया जाता है ना? अब और अगर हम बात करें इसकी समस्या के समाधान की, तो देखो बेरोज़गारी अभी हमने बात की, एम्प्लॉयमेंट है, मुद्रा इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की बात करें, मनी इन्फ्लेशन की बात करते हैं हम यहाँ पे, है ना? महँगाई की और अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन की, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है भुगतान संतुलन का घाटा। यहाँ पर क्या है जैसे कि देखो, अगर हम बात करें कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की, है ना? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो जैसे आयात होता है एक और एक होता है निर्यात, ठीक है? हर एक कंट्री जो है वो निर्यात तो ज़्यादा रखना चाहती है, लेकिन आयात कम करना चाहती है, जिससे कि उसके पास पैसा ज़्यादा आएगा, है ना? उसके पास मनी ज़्यादा रहेगी क्योंकि निर्यात ज़्यादा करेंगे मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो कहीं न कहीं हमारे पास जो है पैसा ज़्यादा आएगा, है ना? लेकिन भुगतान संतुलन में हमें ये दोनों चीज़ें क्या करनी होती हैं? इक्वल करनी होती है ना? और आयात ज़्यादा ना हो पाए, अगर आयात कहीं न कहीं ज़्यादा हो जाता है ना? और निर्यात जो वो कम रह जाता है, तो वो हमारे भुगतान संतुलन के घाटे का कारण बन जाता है। तो इसी समस्या को जो है वो सुलझाने के लिए ये देखते हैं कि निर्यात हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, आयात हमें कम से कम करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमारी इसमें स्टडी करी जाती हैं। तो देखो समष्टि और व्यष्टि में आपको यही चीज़ें याद रखनी है, कि एक व्यक्ति, एक फर्म की बात जब हम करते हैं, तो वो हमारी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत कवर किया जाता है। चाहे तो हम उत्पादन की बात करें, चाहे हम उपभोग की बात करें या फिर किसी भी चीज़ का प्राइस डिसाइड करने की बात करें या मजदूरी दर की बात करें, तो वो हमारी व्यष्टि में आएगी और समष्टि में जब इन सारे फैक्टरों को लेकर चलते हैं हम, तो वो हमारे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाता है ना? तो यही माइनर सा डिफरेंस था इसमें।